कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं यानी सोशल साइंस के 2 नंबर एक्सरसाइज है, भूगोल का यानी ज्योग्राफी का 2 नंबर एक्सरसाइज कृषि। और कृषि के बारे में हम लोग शुरू करते हैं, जो आज हम लोग का सब्जेक्टिव का क्लास है। ऑब्जेक्टिव का क्लास भी हम लोग आगे करते चलेंगे, लेकिन आज हमारा सब्जेक्टिव का क्लास है। और इसके पहले हम लोग थ्योरी देख चुके हैं और थ्योरी वाला वीडियो आप लोग देखें ही देखें, बिल्कुल मजेदार आने वाला, मजा आ जाएगा आपका थ्योरी वाला वीडियो देख करके। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इसको देखते चलेंगे और इसको भी क्लियर करते चलेंगे। आज हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान यानी कि एनसीईआरटी, बिहार बोर्ड के क्लास 10th एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और ये भूगोल का बिल्कुल है ना, भूगोल के 2 नंबर एक्सरसाइज कृषि और इसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम लोग लेकर के आए हैं। चलिए आप सभी जो 2025 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थी हैं उन सभी तक बिल्कुल शेयर करेंगे हमारे वीडियो, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। चलिए कोई बात ना, क्वेश्चन 1 से देखेंगे और ये हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है लघु तरीके से देखते चलेंगे। लघु तरीय, दीर्घ तरीय, जिस प्रकार का क्वेश्चन आएगा सारे के सारे क्वेश्चन आपका खलास होने वाला है। प्रश्न 1 यानी कि पहले नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित मतलब नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर देना है। क्या कहता है कि भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण अनाज का नाम बताइए। भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण अनाजों का नाम बताना है जो भारत में उगाए जाते हैं। तो भारत में जो सबसे ज्यादा अनाज उपजाया जाता है वो है हमारा धान, और दूसरे नंबर पे आता है गेहूं। तो धान और गेहूं है इसका राइट आंसर आएगा। दूसरी अगर बात करें, कहता है भारत में कौन से प्रमुख मोटे अनाज उगाए जाते हैं। भारत में कौन से ऐसे मोटे अनाज है जिसका उगाया जाता है बहुत ज्यादा मात्रा में, यानी बहुत प्रमुख उसकी मान्यता होती है। तो बता रहे हैं कि भारत में कौन से प्रमुख मोटे अनाज उगाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाजरा और ज्वार और साथ में रागी। रागी हम लोग मड़ुआ के बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मड़ुआ को क्या बोलते हैं, रागी के नाम जानते हैं। हमारे बिहार में मड़ुआ के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध है, और बाजरा और ज्वार के बाद नाम लोग वैसे भी जानते होंगे। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 3 नंबर जो क्वेश्चन है यानी कि ग नंबर क्वेश्चन, कि भारत के 3 नगदी फसल का नाम बताना है कि भारत के 3 नगदी फसल में कौन कौन आएंगे। तो नगदी फसल में चाय कॉफी के अलावा आपका आम संतरा केला अंगूर ये सारे चीज जो है ये नगदी फसल में आते हैं। इसका उपजाते ही हम सिर्फ बेचने के लिए, व्यापार करने के लिए। तो ये डायरेक्टली नगदी फसल है जो डायरेक्टली नगद पैसा आपको मिल जाता है। अगला अगर बात करें तो हमारे देश की सबसे प्रमुख रोपण फसल कौन है। हमारे देश के सबसे प्रमुख रोपण फसल आपको बताना है कि कौन है, यानी वैसा फसल कह सकते हैं इसको कि एक बार रोपे 2-3 साल तक आराम से चल रहा है, 10 साल 15 साल तक यूज कर रहे हैं बिल्कुल निश्चिंत होकर के। तो ये हमारा चाय आता है। कौन आता है, चाय है जो रोपण फसल में गिनती होता है। क्लियर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन सारे के सारे एकदम झकास क्वेश्चन है, एकदम देखते चलेंगे लास्ट तक। कहता है अंतर बताना है। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अंतर बताओ। अब अंतर आपको कितने क्वेश्चन का बताना है, कहता है कि नगदी और रोपण फसल में अंतर बताना है कि नगदी फसल किसको बोलेंगे और रोपण फसल किसको बोलते हैं। अब अंतर जानेंगे तो देखिए उत्तर से जानेंगे कि वैसा फसल जिसके उत्पादन को सीधे बाजार में बेचकर नगद पैसा प्राप्त किया जाता है नगदी फसल कहलाता है। वैसी फसल जिसको बाजार में बेचने के बाद तुरंत नगद पैसा प्राप्त हो जाता है नगदी फसल कहलाता है। दूसरा ऑप्शन, जैसे एग्जाम्पल बात करें तो आम केला लीची इत्यादि जो है ये सारे के सारे नगदी फसल में आ जाएंगे। हाँ अब जानेंगे हम लोग रोपण फसल किसको कहते हैं। तो वैसी फसल जिसे एक बार लगा करके अब कई वर्षों तक उसका उत्पादन किया जाता है। एक बार लगा दिया और लगा करके कई वर्षों तक उसका उत्पादन करेंगे तो उसको हम लोग नगदी फसल कहते हैं, सॉरी रोपण कहते हैं। क्या कहते हैं, रोपण। यानी कि वैसी फसल जिसे एक बार लगा करके और कई वर्षों तक उत्पादन किया जाता है और रोपण कृषि कहलाती है। जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, एक बार रोप दीजिए, एक बार रोपने के बाद 10 साल 15 साल तक उसमें से निकालते रहिए। जैसे आप एग्जाम्पल में छोटा मोटा देखें, हमारे यहाँ बिल्कुल अच्छे से हो जाता है जिसके ईख यानी कि गन्ना के नाम सुने होंगे। एक बार रोपिए ना, 1 साल रोपिए, उसको 1, 2 से 3 साल तक आराम से यूज कर सकते हैं। तो गन्ना का भी खेती वैसे ही होता है, एक बार रोपिए 2-3 साल आप यूज कर सकते हैं। आगे की अगर बात करें तो देखिए अगला नंबर ख नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्यापारिक और निर्वाहक कृषि किसे कहते हैं। आप बताइए कि व्यापारिक कृषि किसे कहते हैं और निर्वाहक कृषि किसे कहते हैं। दोनों में अंतर जैसे पूछेगा दोनों का परिभाषा देना बिल्कुल जरूरी है। परिभाषा के बाद 1-2 पॉइंट देना जरूरी है, वो भी हम दे सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर फिर सिर्फ परिभाषा देंगे।
पहला कहता है व्यापारिक, व्यापारी किसे कहेंगे, तो वैसा फसल जिसको हम लोग उपजाऊ यानी कि उत्पादन ही करते हैं व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, बेचने के लिए, है ना। वैसा फसल जिसको हम लोग उत्पादन ही करते हैं बेचने के लिए, उसी को व्यापारी या नगदी फसल भी आप आ जाता है व्यापारिक कृषि में। अब सुनिए कि वैसी कृषि जिसे मुख्यतः व्यापारिक उद्देश्य के लिए उगाया जाता है, मुख्यतः जो मेन उसका उद्देश्य होता है, लक्ष्य जो होता है, ये व्यापारी करने के लिए ही उगाया जाता है, व्यापारिक कृषि कहलाती है। जैसे में चाय हो गया, कॉफी हो गया, रबर हो गया इत्यादि जो है व्यापारिक फसल में आएंगे। दूसरी बात अगर करें तो दूसरी बात देखिए क्या होता है कि दूसरी बात जो कहते हैं कि वैसी फसल यानी कि निर्वाह कृषि में वैसी फसल जिसका मुख्य उद्देश्य होता है अपने जीवन का निर्वाह करना, अपने आप को क्या करना, निर्वाह करना, निर्वाह करना निर्वाह कृषि कहलाता है। मान लीजिए हम लोग को भोजन की जरूरत होता है तो हम लोग खेती करेंगे सिर्फ खाने पीने के लिए, तो जो खाने पीने के लिए अपने जीवन को निर्वाह करने के लिए खेती कर रहे हैं उसी कृषि को हम लोग क्या बोलेंगे, निर्वाह कृषि कहते हैं। क्लियर। चलिए आगे अगर देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन कहता है इसी में 3 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए एक एक शब्द लिखिए। इनमें से जितने क्वेश्चन दिए हुए सारे के सारे चारों क्वेश्चन में से आपका एक एक शब्द का आंसर देना है। क्या कहता है, ये सुनिए कि हमारे देश में मानसून आरंभ, हमारे देश में जब मानसून बरसात का मौसम जब आता है, आरंभ जब शुरुआत होता है और तब बोई जाने वाली फसल और सर्दी यानी कि ठंडे के मौसम में उसको काट लिया जाता है, उस फसल को बताइए कौन से फसल के नाम से जानते हैं। यानी कि वो बताना है कि हम लोग कौन से फसल को बरसात के मौसम आते समय उसको बोते हैं और ठंडे के मौसम में उसको काट लिया जाता है, उस फसल का नाम बताइए। तो यानी कि कह सकते हैं कि बरसाती वाली जो फसल होता है उसको हम खरीफ फसल के नाम जानते हैं। खरीफ फसल है जो बरसात के मौसम यानी मानसून आरंभ होते समय बोया जाता है और शरद के ऋतु में ठंडी के मौसम में उसको काट लिया जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं खरीफ फसल। अगला है कि बरसात के पश्चात, पश्चात मतलब बाद होता है, बरसात के बाद जब जाड़ा आता है तो जाड़ा में इसको बोई जाती है, यानी जाड़ा में उसको रोपते हैं और बसंत में काट लिया जाता है। बसंत मतलब कह सकते हैं कि बसंत ऋतु में उसको काट लिया, यानी होली से पहले यानी होली के आसपास वाला समय में इसको हम काट लिया था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा फसल, रबी फसल बोलते हैं। कौन फसल बोलते हैं, रबी फसल। रबी फसल को ठंडे के मौसम में यानी बरसात के बाद ठंडे के मौसम में बोया जाता है और इसे हम लोग गर्मी के मौसम में काट लेते हैं, या कह सकते हैं कि हम लोग बसंत ऋतु जो है उस समय हम काटते हैं इसको, तो इसी को हम लोग रबी फसल के नाम से जानेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वैसे खेती के आप नाम बताइए, वैसे जमीन क्षेत्र का नाम बताइए कि एक साल उसको पर रोपे, एक बार रोपे और एक सीजन रोपने के बाद 2-3 सीजन के लिए, यानी समझिए कि हम 3 महीना के लिए उसमें फसल लगाए और 2-3 या 4-6 महीना के लिए उसमें खेती नहीं लगाएंगे, यानी उसको परित छोड़ देते हैं, तो उसको कौन से फसल कौन से खेती कहेंगे या कौन से कृषि क्षेत्र कह सकते हैं, तो वो चालू प्रति खेती होता है। क्या होता है, चालू प्रति खेती, कि एक बार 3 महीना के लिए रोपिए और 3 महीना के बाद 4-5 महीना 6 महीना तक 7 महीना 8 महीना के लिए उसको परती छोड़ते हैं, उसमें कुछ भी नहीं लगाते। वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आगे चल करके उसमें जो उर्वरता शक्ति होता है वो समाप्त हो जाता है और 2-3 साल के लिए या 2-3-6 महीना के लिए 8 महीना 10 महीना के लिए उसको अगर परती छोड़ देने से उर्वरता शक्ति वापस खुद ब खुद चली जाती है, तो इसीलिए इसको हम लोग करते हैं, यानी परती छोड़ा जाता है। कहता है कि भूमि जिसे खेती करके छोड़ दिया जाए, भूमि है उसको खेती करके छोड़ दिया गया है ताकि उर्वरता शक्ति का हो सके वापस, यानी पुनः उस खेती में आ सके, वापस हो सके, उस खेती को चालू प्रति भूमि कहते हैं। उस खेती को क्या बोलते हैं, चालू प्रति भूमि। मान लीजिए कि हम खेती किए, खेती करने के बाद 2-4-6 महीना के लिए पूरी तरह से साल भर छोड़ दिए, तो उसी खेती को हम लोग चालू प्रति बोलेंगे, जो एक समय किए और उसके बाद 2-3 सीजन के लिए छोड़ देते हैं, है ना। आगे समझेंगे। कहता कारखाने के उत्पादन में, कारखाना से उत्पादन के जो मिलता जुलता वैज्ञानिक तथा व्यापारिक ढंग से की जाने वाले जो एक फसल की होती है उसका नाम बताना है, कि जो कारखाना से मिलता जुलता हो, वैज्ञानिक और व्यापारिक दोनों तरीका के लिए उसको यूज किया जाता है। उस फसल का नाम है आपका चाय की खेती। क्या बोलेंगे, चाय की खेती। चाय का फसल एक ऐसा फसल है जो व्यापारी यानी कि
कंपनियों में यानी फैक्ट्रियों से संबंधित है, मिलते जुलते हैं। साथ में इसको व्यापारी करने के लिए करते हैं, यूज करते हैं, यानी व्यापार करने के, इसको उगाते हैं और डायरेक्टली व्यापार कर लेते हैं, बिजनेस करते हैं। तो इसको बिजनेस करते हैं, बेच देते हैं दुकान में। तो इसी को हम लोग करते हैं चाय, यानी कि चाय की खेती होता है। क्लियर। अगला नंबर अगर पॉइंट देखेंगे हम लोग, तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, और यहाँ से जो क्वेश्चन होता है आपका लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय कह सकते हैं कि वैसे क्वेश्चन में यहाँ से फिर से शुरुआत करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। कहता है भारत में उपजाने वाली फसल है खाद्य फसल, 2 खाद्य फसल। भारत में उपजने वाली 2 खाद्य फसल का आपको नाम बताना है, जिसमें नगदी खाद्य फसल होना चाहिए, नगदी फसल होना चाहिए और रेशे वाली फसल होना चाहिए। तो खाद्य फसल में आपको बताते हैं कि 2 खाद्य फसल धान और गेहूं आता है। नगदी फसल में तो 2 नगदी फसल कौन कौन आएगा बाबू, आम और संतरा आ जाएंगे। और रेशे वाली फसल की बात करें तो 2 रेशे वाली फसल कौन आएगा, कपास जूट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कपास आता है, जूट आता है, पटसन आता है। ये सारे जो हो गए रेशे वाली फसल। धान गेहूं खाद्यान्न यानी खाने वाली फसल, और आम और संतरा भी खाने वाला है, लेकिन ये नगदी फसल के रूप में, यानी उपज किए और उसके बाद डायरेक्टली बाजार में इसको भेजा दिए, तो उसको नगदी फसल बोलेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि उपयुक्त फसलों के उत्पादन करने वाले 2 प्रमुख राज्यों का नाम बताइए। कि उपयुक्त यानी नीचे गए दिए गए कुछ प्रश्न है, इनमें से बताना है कि उपयुक्त यानी कि ऊपर जो जितना हम लोग देखे, उपयुक्त मतलब ऊपर वाले है ना, उपयुक्त फसलों का उत्पादन करने वाले 2 प्रमुख राज्यों का नाम बताना है। आपको प्रमुख राज्य, जैसे धान का, गेहूं के बात किए तो धान गेहूं कहाँ कहाँ कौन से राज्य में उगाया जाता है, आम और संतरा कहाँ कहाँ उगाया जाता है, साथ में कपास और जूट की खेती कहाँ होता है, इसका आपको जवाब देना है। तो पहले अगर खाद्य फसल की बात करें तो इसका राज्य क्या होता है, धान में। खाद्य फसल में जाने तो खाद्य फसल क्या होता है, धान और गेहूं। तो धान जो है पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, गेहूं है पंजाब और उत्तर प्रदेश में किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे नगदी फसल। नगदी फसल के भी 2 अनाज का है, यानी कि 2 फसल के नाम बताना है राज्य से सम्मिलित। कहता है कि नगदी फसल उत्पादन के राज्य के लिए अगर बात करें तो आम हो गया उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश के लिए, संतरा हो गया महाराष्ट्र और मेघालय के लिए। और हम लोग रेशों वाली फसल की बात करें तो इसमें राज्य क्या हो जाएगा, कपास हो जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात के लिए। और जूट की बात करें तो जूट आपका पश्चिम बंगाल के लिए हो जाता है। कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में किया जाता है। क्लियर। चलिए आगे देखेंगे, और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या होता है, 3 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि भारत में उपजाई जाने वाली वर्षाधीन फसलों के नाम बताइए। वैसे फसल जो बिना बरसात के मौसम में उगाई जाती है, उस फसल का नाम बताइए। अब यहाँ पर किसी के दिमाग में कंफ्यूजन आएगा, सर जी धान बोल दिए, धान तो बरसात के मौसम में होता है ना बाबू, इसको हम बिना बरसात में भी उपजा सकते हैं, लेकिन हाँ पानी सिंचाई की सुविधा आपको पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बरसात के मौसम में, इसमें पानी बहुत ज्यादा लगता है, ये मानते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में उगाए जाते हैं, ये जरूरी नहीं है। आप बिन बरसात को भी इसको उगा सकते हैं, लेकिन हाँ सिंचाई का साधन आपके पास बहुत अच्छे से पूरी तरह से शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छी तरह से होना चाहिए, तब जा करके। उसके बाद गेहूं है जो बरसात के मौसम में नहीं उगाई जाती, जूट है, जवार है, ये सारे के जितने फसल दिख रहे हैं ये वर्षाधीन यानी बरसात के मौसम में नहीं उगाई जाती है, इसको नहीं भी उगा सकते हैं। नहीं गर्मा धान कहते हैं ना, धान जो बरसात वाला धान तो होता है वो होता ही है, लेकिन गर्मा धान यानी गर्मी के मौसम में उगाए जाने वाले भी धान होते हैं। तो चारों के चारों क्या हो गए, यानी कि वैसे फसल हो गए जो भारत में उगाई जाने वाली होती है, लेकिन बिना बरसात के उगाई जाती है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि के योगदान बताइए। कहता है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि के योगदान पर चर्चा कीजिए कि इसका क्या चर्चा होता है। सुनिए क्या कहता है कि भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है। भारत कैसा देश है, कृषि प्रधान देश होने के कारण भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में भी न्यू पत्थर की भांति रखती है, पत्थर के भांति महत्व रखती है। कौन, भारत का कृषि। भारत का कृषि है वो पत्थर के जैसे लकीर होता है ना, पत्थर जैसे कीमती होता है, और उस तरह से होते हैं, उसी तरह से हमारा कृषि भी है, ये राष्ट्रीय आय में और हर चीज में ये महत्वपूर्ण रखती है। कहता है कि हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पादन 40% अंग कृषि से ही प्राप्त होते हैं। कहता हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पादन की अगर बात करें तो हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पादन जो घरेलू उत्पादन होता है, तो घरेलू उत्पादन में भी हमारे राष्ट्रीय आय की बात करें या किसी भी प्रकार की बात करें तो राष्ट्रीय उत्पादन का 40% अंश कृषि से ही प्राप्त होता है। भारतीय कृषि को उद्योग का दर्जा प्राप्त है। भारत के कृषि को उद्योग कंपनियों का दर्जा प्राप्त है। जितना कंपनियों में
इनकम होता है उतना इनकम भारत के कृषि से होता है, यानी कि भारत कृषि को उद्योग का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि यहाँ पर 70% से भी अधिक आबादी पर क्या होते हैं, कृषि पर निर्भर होते हैं। यानी ये कह सकते हैं भारत के जितने आबादी हैं वो 2/3 लोग क्या पे, यानी कृषि पर जीवन यापन कर रहे हैं, कृषि की जीविका यापन कर रहे हैं। आगे कहता है कि परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता आजादी के बाद सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान लगातार क्या हो रही है, घट रही है। याद रखिए स्वतंत्रता जब हमारा देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद में सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान जो है ये क्या हो रही है, दिनों पर दिनों यानी कि घट रहा है, यानी कि कम रहा है। अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है, कहता है 5वां नंबर क्वेश्चन कि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता कारणों को संक्षेप में लिखिए। कहता है कि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारणों को संक्षेप में लिखिए। उत्तर सुनिए क्या कहता है कि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण निम्न है, यानी भारतीय कृषि में को कम हो, निम्न माने कम होने की, कम उत्पादन होने की कारण बताइए कि कौन कौन कारण है। तो एक निम्नलिखित कारण है भारतीय कृषि को कम उपज होने के लिए। क्या बाबू, पहला नंबर में आता है कि भारतीय किसानों का अशिक्षित और निर्धन होना, यानी भारत के जो किसान है वो अशिक्षित मतलब अनपढ़ है, और अनपढ़ के साथ साथ वो क्या है, निर्धन यानी गरीब है, और गरीब और निर्धन, गरीब और अनपढ़ होने के कारण भारत के कृषि में उत्पादन जो है क्षमता बहुत कम है। दूसरा नंबर पॉइंट समझिए, कहता है कृषि का मानसून पर निर्भर होना। कृषि जो है इसको मानसून पर, बरसात के मौसम पर निर्भर है, ये ना कि सिंचाई का पर्याप्त मात्रा में सुविधा प्राप्त है। अगर ऐसा सुविधा प्राप्त होता तो यहाँ पर भी अच्छे मात्रा में बहुत अधिक खेती करके उत्पादन कर सकते हैं। अगला नंबर देखेंगे, तीसरा नंबर पॉइंट कि कृषि में आधुनिक कृषि तकनीकों का बहुत कम प्रयोग। कहता कृषि में आजकल के नए नए जो जितने टेक्निकल आए हैं उन सबका कम उपयोग कर रहे हैं, जिसके वजह से बहुत कम उपज हो रहा है हमारे कृषि में। अगला नंबर पॉइंट कहता है कि कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाव। अब कृषि है तो जनसंख्या बढ़ रहा है तो उस सबका दबाव कृषि पर ही पड़ेगा, और इसी की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, उत्पादन क्षमता कम होती जा रही है। लास्ट नंबर कहता है कि घटता कृषि भूमि क्षेत्र, यानी कि कृषि वाला जो भूमि क्षेत्र है, खेत जो है, खेत खलिहान, वो दिनों पर दिनों क्या हो रहा है, ये घट रहा है, जिसके वजह से उत्पादन क्षमता भी कम होती जा रही है। क्लियर। चलिए आगे अगर बात करते हैं, इसी में कहता है कि खेतों का छोटा आकार, यानी खेत का जो आकार है वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, जिसके वजह से भी पैदावार कम हो रहा है। साथ में कृषि में कहता है कृषि में वह कृषि उत्पादों का, कृषि में कृषि उत्पादों का उचित मूल्य न मिलना, यानी कृषि की में कृषि उत्पाद जो उत्पादन कर जाते धान गेहूं ये सबका अच्छा मूल्य भाव में किसानों से नहीं लिया जाता, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि उत्पादन कम हो रहा है। सबसे लास्ट नंबर है वाणिज्यिकरण का अभाव, यानी वाणिज्यिकरण का अभाव के कारण भी हमारे देश से उत्पादकता क्षमता जो है वो दिनों पर दिनों क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आगे अगर पॉइंट देखेंगे कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, हरित क्रांति क्या समझते हैं, या हरित क्रांति क्या है, हरित क्रांति किसे कहते हैं, इन सबका एक ही जवाब है। क्या जवाब है कि आधुनिक कृषि प्रणाली हो। आधुनिक मतलब आजकल के जितने टेक्निकल आए हैं कृषि के क्षेत्र में, उन सभी टेक्निकल के लिए उन्नत बीज, खाद और उर्वरकों का प्रयोग करके तथा सुनिश्चित जलापूर्ति, मतलब जितना जलापूर्ति सिंचाई के लिए जल की जरूरत होता है वो सुनिश्चित जल की आपूर्ति व्यवस्था के द्वारा कृषि में क्या हुआ है, क्रांतिकारी विकास को हरित क्रांति कहा जाता है। इसी कृषि में क्रांतिकारी विकास हो रही है, इसी विकास को हरित क्रांति कहा जाता है। हमारे देश में इसकी शुरुआत 1900 कितना में 60 के दशक में हुई थी। हमारे देश में इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, और इसके द्वारा सर्वप्रथम गेहूं का उत्पादन में अभूतपूर्व क्या हुआ, वृद्धि हुआ। अभूतपूर्व किसको कह सकते हैं, यानी पहले से काफी मात्रा में ज्यादा अब वृद्धि हुआ है गेहूं की मात्रा में। कब से, हरित क्रांति के बाद। और ये हुआ है पंजाब और हरियाणा में, आज भी बहुत ज्यादा मात्रा में खेती होता है गेहूं की, और उत्पादन बढ़ा है हरित क्रांति के बाद।
अगला नंबर, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, ये देखिए कि भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। उत्तर समझिएगा। पहला नंबर में कि हमारे देश, यह देश जो है, हमारे यह देश जो है, देश की आर्थिक जीवन का प्राण है। कृषि जो है हमारे देश के आर्थिक जीवन का प्राण है। भारत में लगभग 2/3 लोग जीविका कृषि पर आधारित है। हमारे देश के आर्थिक जीवन जो है ये प्राण है, आर्थिक जीवन का प्राण है। हमारे देश में, हमारे भारत देश में लगभग 2/3 लोग की जीविका जो है ये कृषि पर आधारित है, कृषि से ही चलती है। आगे की बात करें, दूसरा नंबर पॉइंट कि यहाँ की कृषि मुख्यतः मानसून पर आधारित है। सच्ची बात है कि हमारे देश की कृषि जितना है वो सब मानसून यानी कि मौसम पे, बरसात, ठंडा और गर्मी पर क्या है, आधारित है, निर्भर करता है। और अगला नंबर, तीसरा नंबर पॉइंट समझेंगे कि कृषि की आंतरिक एवं अंतरराष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय, आंतरिक कृषि के आंतरिक मतलब अंदर से और अंतरराष्ट्रीय मतलब देश के बाहर से व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, जो हमारे कृषि के लिए विशेषता है। अगला पॉइंट कहता है कि कई कृषि जन्य कच्चे माल उद्योगों को प्राप्त होते हैं। कई कृषि जन्य है, कृषि से उत्पन्न होने वाले कई सारे ऐसे चीज है जो कच्चे माल के लिए उद्योग को प्राप्त करते हैं, यानी कंपनियों को देते हैं, कंपनी प्राप्त करते हैं कृषि से कच्चे माल के। आगे कहता है जैसे कपास है वो सूती वस्त्र उद्योग में काम आता है। सूती वस्त्र के जो कंपनियां हैं वहां पर कपास की जरूरत पड़ता है कच्चे माल के रूप में। आगे कहता है कि गन्ना के लिए, गन्ना जो है ये चीनी का कच्चा माल होता है, चीनी हो, गुड़ हो, इन सब का कच्चा माल होता है जो चीनी उद्योग में काम आता है। उसके बाद रेशम कीट, रेशम के उद्योग के लिए कच्चा माल आता है। क्लियर। साथ में अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय आय का 24% भाग कृषि से ही प्राप्त होता है। हमारे देश के जो राष्ट्रीय आय है इसके 24% आय किससे प्राप्त होता है, ये कृषि से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, कृषि से प्राप्त होता है। क्लियर। चलिए अगला नंबर देखेंगे और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5 क्या कहता है। कहता है भारत में उपजाई जाने वाली प्रमुख खाद्य एवं व्यावसायिक फसलों के नाम बताइए। तो भारत में उपजाई जाने वाले प्रमुख खाद्य फसल और व्यावसायिक फसल दोनों का नाम सुनिए। पहले तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल का नाम सुनिए। कहता धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, अरहर और मूंग इत्यादि जो है एक खाद्यान्न फसल मतलब खाने वाला फसल है। और भारत के प्रमुख व्यवसायिक मतलब बिजनेस वाला फसल बताइए। तो ये आपका आता है चाय हो गया, कॉफी हो गया, रबड़ हो गया, गन्ना हो गया और केला। ये सारे के सारे क्या है, व्यवसायिक व्यापार करने वाला, बिजनेस करने वाला, नहीं नगदी फसल के रूप में बेचने वाला, डायरेक्ट बेच करके इससे पैसा कमाने वाला फसल है। तो इन फसलों का ऐसे हम लोग नाम लिखते चलेंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला, यानी 1 नंबर क्वेश्चन से आ जाइए। अब यहाँ पर 1 नंबर क्वेश्चन से आएंगे कि कपास की खेती दक्कन के प्रदेश की काली मिट्टी में अधिकांश होती है। इसका कारण बताना है, याद रखेंगे, कारण बताएं, कारण बताओ, कारण बताओ या कारण बताएं, है ना, इस तरह से इसका क्वेश्चन होगा। अब कहता है कपास की खेती दक्कन की प्रदेश की काली मिट्टी में अधिकांशतः होती है। क्यों होती है, इसका कारण बताइए। तब भारत में कपास की खेती दक्कन प्रदेश वाली काली मिट्टी वाले क्षेत्र में अधिक की जाती है। अब क्यों की जाती है, जैसे सुनिए। कहता है भारत में कपास की खेती दक्कन प्रदेश के काली मिट्टी वाले क्षेत्र में अधिक की जाती है क्योंकि काली मिट्टी में अधिक समय तक नमी धारण करने की क्षमता होती है। काली मिट्टी में अधिक समय तक नमी धारण करने की क्षमता होती है जो कपास के लिए, कपास की फसल के लिए जरूरी है। इसीलिए इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में खेती की जाती है। क्लियर। दूसरा नंबर ऑप्शन समझेंगे कि गन्ना के उपज उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत में अधिक होती है। बताइए कि गन्ना की खेती जो है उत्तरी भारत में कम और दक्षिणी भारत में ज्यादा की जाती है। क्यों, क्योंकि गन्ना के लिए मानसूनी अगर व्यवस्था की बात करें तो ये अनुपूर्ण जो है ये दक्षिणी भारत में बहुत अच्छा मिलता है, उत्तरी भारत की अपेक्षा ज्यादा। और आपको ये भी बताते हैं कि उत्तरी भारत से ज्यादा दक्षिणी भारत के गन्ना जो होते हैं वो ज्यादा रसीले और ज्यादा मीठे होते हैं, ज्यादा रसीले और ज्यादा मीठे होते हैं। सुनिए, कहता है कि उत्तर जानेंगे कि दक्षिण भारत में गन्ने की उत्पादन
के लिए उत्तर भारत से अधिक अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध है। दक्षिण भारत में गन्ने के उत्पादन के लिए उत्तर भारत से अधिक अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध है, और साथ ही दक्षिण भारत में जो गन्ने होते हैं उसका रस अधिक मीठा होता है। दक्षिण भारत के जो गन्ना उसके रस क्या होते हैं, अधिक मीठे होते हैं, तथा उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत के जो मिठास होता है गन्ने का, उस रस के मिठास उससे कम होता है, यानी काफी ज्यादा कम होता है, जिसके वजह से दक्षिण भारत में अधिक खेती किया जाता है गन्ने का और उत्तर भारत में बहुत कम किया जाता है। क्लियर। चलिए अब देखेंगे हम लोग ग नंबर क्वेश्चन। कहता है भारत कपास का आयात और निर्यात दोनों करता है। कारण बताइए कि भारत जो है कपास का आयात भी करता है और निर्यात भी करता है। क्यों करता है? तो भारत में जो उपजाया जाता है कपास, उसकी जो होते हैं छोटी रेशों वाली होते हैं। भारत में जितने कपास की खेती किया जाता है उसकी रेशा की बात करें तो रेशा छोटे छोटे रेशों वाली होती है, जिसकी गुणवत्ता भी कम होती है, और अतः ऐसे कपास को कम कीमत पर निर्यात कर दिया जाता है, और उच्च गुणवत्ता वाली और लंबे रेशे वाली कपास को भारत में आयात यानी खरीद करके लाया जाता है। सुनिए पहले से शुरुआत से क्या कहता है। कहता है कि भारत में कपास का आयात और निर्यात दोनों होता है। क्यों होता है? तो भारत में जितने कपास की खेती होता है उसका फसल जो होता है छोटे रेशा वाले होते हैं, जिसकी गुणवत्ता बहुत कम होती है, और ऐसे कपास को कम कीमत पर बेच दिया जाता है, दूसरे देश में निर्यात कर दिया जाता है, और उच्च गुणवत्ता मतलब अच्छे क्वालिटी वाला और लंबे लंबे रेशे वाले जो कपास होते हैं वो भारत देश में खरीद करके लाया जाता है। क्लियर। चलिए अगला नंबर देखेंगे, यानी घ नंबर। कहता है कि भारत विश्व का एक अग्रणी चाय निर्यातक देश है। भारत जो है ये विश्व का अग्रणी मतलब सबसे आगे उत्पादक देश, निर्यातक देश है चाय के लिए, यानी दूसरे देश में निर्यात किया जाता है। इसका कारण बताइए क्या है? कहता भारत चाय उत्पादन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत चाय उत्पादन में दूसरा सबसे बड़ा देश है, और उत्पादक की बात करें, उत्पादन यानी कि निर्यातक है जिसका में पहला नंबर पे आता है। कहता है कि यह अपने कुल उत्पादन के 75% भाग क्या करता है, निर्यात कर देता है। भारत से लगभग 20 देशों में चाय का निर्यात होता है। भारत से लगभग 20 देशों में चाय की निर्यात होता है, यानी दूसरे देश में भेजा जाता है। भारतीय चाय की गुणवत्ता अच्छी होती है। भारतीय जो चाय होते हैं उसकी गुणवत्ता क्वालिटी बहुत अच्छे होते हैं, जिसकी मांग विदेशों में अधिक है, और इसका मुख्य आयातकार बात करें, मुख्य आयात तक देश जो होते हैं ग्रेट ब्रिटेन है। मैंने पहला जो अगर बात करें या मुख्य मेन जो अगर निर्यातक देश आयात जो देश करता है वो कौन करता है? आयातक देश जो होता है ब्रिटेन। कौन? ग्रेट ब्रिटेन है, जो सबसे ज्यादा यहाँ से चाय के क्या करता है, निर्यात करवाता है। क्लियर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि ये आपका बोनस क्वेश्चन होता है। बोनस क्वेश्चन उसको कर सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव की तरह क्वेश्चन रहता है, लघु तरीके की तरह क्वेश्चन रहता है, लेकिन आपको अलग से कोई क्वेश्चन दिया जाता है, बोनस क्वेश्चन इसको करते हैं, बोनस के रूप में आपको दिया गया है। 5 क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन देखते चलेंगे, जिसमें पहला नंबर होता है कि स्थानांतरित कृषि को झारखंड में किस नाम से पुकारा जाता है? स्थानांतरित यानी आज यहाँ पर किए कल वहां पर करेंगे, परसों वहां पर करेंगे, इसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। अब बताइए स्थानांतरित कृषि को झारखंड राज्य में किस नाम से पुकारा जाता है? तो झारखंड में स्थानांतरित कृषि को कुरुवा के नाम से पुकारा जाता है। झारखंड में स्थानांतरित कृषि को कुरुवा के नाम से पुकारा जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन समझेंगे। कहता है कि भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तब आपको पता है कि भूदान मतलब भूमि दान करना, यानी जमीन को दान में दे देना, इसी को कहते हैं भूदान। अब इसी के बारे में कहता है कि भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो कहता है आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे भूदान आंदोलन के प्रवर्तक थे। आचार्य विनोबा भावे जो है ये भूदान आंदोलन के क्या थे? प्रवर्तक थे, यानी कि ये शुरुआत किए थे। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है 3 नंबर में कि भारत के किन राज्यों को मसालों का राज कहा जाता है? ये आपको बताना है कि भारत के कौन से राज्य को मसाला का राज कहा जाता है, मसालों का राज कहा जाता है? तो केरल, कर्नाटक राज्य को मसाले के राज के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर कहता है कि चौथा नंबर क्वेश्चन कि रबर का पौधा किस देश से लाकर भारत में उगाया गया था?
हमारे देश में रबड़ का पौधा पहले था ही नहीं। बताइए दुनिया के कौन से ऐसे देश है जहां से हमारे देश में रबड़ के पौधा ला करके उगाया गया था, वहां से बीज ला करके उगाया गया था। तो आपको बताते चले कि 1826 ईस्वी में सर हेनरी विलियम्स ने कहा ब्राजील के पेरू क्षेत्र से जा करके कहा कि खर के बीजों को ला करके भारत में इसका उत्पादन प्रारंभ किया, यानी शुरुआत किए थे। क्लियर। और सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन है क्या कि ग्राम दान से आप क्या समझते हैं? ग्राम दान मतलब गांव दान, जमीन दान, भूमि दान क्यों कहते हैं? ग्राम दान का अर्थ होता है भूमि दान, यानी जमीन को दान कर देना, यानी कि अपनी स्वेच्छा मतलब अपने इच्छा से, अपनी मर्जी से किसी मजबूर को, किसी गरीब किसान जो मजबूर है उनको दान में भूमि देना ग्राम दान या भूमि दान कहलाता है। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव सारे के सारे क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसी के साथ आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। और अगर अगला वीडियो आप चाहते हैं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे आए, कौन से सब्जेक्ट से आए, कौन से चैप्टर का आए, तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जब जवाब देंगे ये बिल्कुल उसका जवाब और साथ में उसका वीडियो आपका आने वाला है, तो बिल्कुल कंफर्म याद रखेंगे। चलिए थैंक यू, बाय।